बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद आमिर। बेटे, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स का, अपने स्टूडेंट्स का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया और आपके व्यूज़ वाकई काबिल सताइश हैं और बहुत थोड़े से अरसे में ऐसा सब कुछ हुआ है। देखें, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो याद रखें, फिर से आपके सामने लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। इन लीनियर इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस क्या बताई थी? जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है। और आपने सॉल्व करने से क्या मतलब लिया था प्रीवियस लेक्चर मेरा देखिएगा। तो सॉल्व करने से मतलब होता है वेरिएबल्स की वैल्यूज बताना। और वेरिएबल्स क्या नज़र आ रहे हैं इस पूरे सिस्टम में? एक्स है, वाई और जेड है। तो एक्स वाई जी की वैल्यूज बतानी है आपने, इसी को कहते हैं सॉल्व करना। और अब आप ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, देखें ना, अब मेथड चेंज हो गया है। कल आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने क्रैमर रूल सीखा था कि क्रैमर्स रूल से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं सिस्टम को, यानी उसके वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं। और आज सीखेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कैसे कर सकते हैं। और यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये सेकंड मेथड है। इससे पहले आपने जो सीखा फर्स्ट मेथड वो क्रैमर रूल था, आज इन्वर्जन मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसमें क्या है, साफ ज़ाहिर है इन्वर्जन किससे निकला है। सबसे पहले इस इन्वर्जन पे गौर करते हैं। ये जो इन्वर्जन वर्ड है ये इन्वर्स से निकला है। इन्वर्स लेना क्या मतलब? तो आप इसमें ये मेथड यूज करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए का इन्वर्स लेंगे। आपको ए का इन्वर्स लेना पड़ेगा मैट्रिक्स का। अब ए का इन्वर्स कैसे लेंगे? तो आपको पता है कि ए इन्वर्स का फार्मूला आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये करना पड़ेगा आपको, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट लेना पड़ेगा मैट्रिक्स का। तो आए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। देखें, गिवन सिस्टम लिखने के बाद पहला देखें पार्ट है 2x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू -1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 4 एंड y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। आपने सिस्टम को लिखा। उसके बाद आप देखेंगे इसकी मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, y का कोफिशिएंट -2 है, z का कोफिशिएंट भी 1 है। अगर ना नजर आए तो +1 लेना है आपने। तो देखें 1 -2 1। नेक्स्ट है 3 1 और -2, तो आपको नजर आएगा 3 1 और -2। नेक्स्ट वन है जी, यहाँ 0x है, यानी x है ही नहीं। तो जो आपको वेरिएबल मिसिंग नजर आएगा उसकी जगह पे आप 0 लगाएंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और मैंने वैसे 0x लिख के दे दिया, क्योंकि सबसे पहले x वाली टर्म है, फिर y वाली, फिर z वाली, x वाली, y वाली, z वाली टर्म। तो इसको भी इक्वेशन को ऐसे अंदाज में लिखिए, सबसे पहले x वाली होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ नहीं है। नहीं है तो आप लिख सकते हैं 0x। इसका मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 लेना है, तो 0 आगे 1y है ना, 1y यानी y 0 1 एंड माइनस जेड का कोफिशिएंट -1 होता है। सो ये बने आपकी मैट्रिक्स फॉर्म। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मैट्रिक्स फॉर्म यही क्यों है भाई। मैट्रिक्स फॉर्म इसलिए ये है कि अगर आप दोनों मैट्रिसेस को, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेम इक्वेशंस वापस आ जाती हैं। मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, वहाँ मैंने ये बात बताई है। अच्छा, अब ये बात कि मैट्रिक्स फॉर्म भी आ गई, सब कुछ हो गया पहले की तरह ही। आप पहले मैट्रिक्स को ए कहते हैं, लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं इस अननोन्स वाले, वेरिएबल्स वाले मैट्रिक्स को। चूंकि एक्स वेरिएबल होता है तो एक्स से, और इसके अंदर वेरिएबल्स ही तो हैं, अननोन्स ही तो हैं। इन्हें एक्स वाई जेड को वेरिएबल्स भी कहते हैं और अननोन्स भी कहते हैं। और राइट साइड वाला जो आपके पास एंट्रीज थी -1 4 1, उनका आपने मैट्रिक्स बी बनाया हुआ है। अब आपने यहाँ ये बता दिया है वेयर लिख के कि आपने किसको क्या कहा हुआ है। ए मैट्रिक्स किसको लिया था आपने? इसको 1 -2 1 वाले मैट्रिक्स को, और x आपने इस कॉलम मैट्रिक्स को लिया था, और भी आपने इस राइट साइड वाले कॉलम मैट्रिक्स को लिया था। ये बात होने के बाद आपके पास बनता है ना बेटा ax इज इक्वल टू बी। ये ज़रा इस इक्वेशन पे गौर कीजिए। क्या बोला? दोबारा लिख देता हूँ, दूर दूर लिखियो, मैं नज़दीक कर देता हूँ। ax इज इक्वल टू बी से x आता है बेटा, हमेशा याद रखिए a इनवर्स b। क्यों आ जाता है ये x, कैसे अलग हुआ है? तो याद रखें a मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे x के साथ, और आप डिवीजन नहीं कर सकते मैट्रिसेस में। ये बात मेरी याद रखिएगा, मैंने एक दफ़ा बताया भी था अपने, मैंने फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में ये बात मैट्रिसेस पे बताई थी कि आपका ए जाके डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ, ए इधर से ख़त्म तो करना चाहते हैं ताकि एक्स रह जाए, ताकि हम एक्स बता सकें। तो बेटा ए ख़त्म कैसे होता है? अपने इन्वर्स से। वो कैसे ख़त्म हो जाता है बताता हूँ। आप इस तरह करें कि शुरू में ए इन्वर्स ले लें,
देखिए स्टार्ट में इन्वर्स लें लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी स्टार्ट में ही आपको ए इन्वर्स लेना पड़ेगा। इसे कहते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि ए बी और बी ए में फ़र्क हो जाता है बेटे। आप ये नहीं कर सकते कि लेफ्ट साइड पे तो ए इन्वर्स स्टार्ट में ले रहे हैं ए इन्वर्स, और राइट साइड पे बी की आगे लिखते जाके ए इन्वर्स, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह नहीं करना आपने। खैर, तो ये बात मैंने बताई, बड़ी ज़रूरी है। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ आप जानते हैं मैट्रिसेस में पाया जाता है। आप ए इन्वर्स ए को इकट्ठा कर सकते हैं और एक्स को साइड पे लिख सकते हैं, यानी ए इंटू बी सी ब्रैकेट में ए बी इंटू सी। आपने पढ़ा हुआ है एसोसिएटिव लॉ। इसके लिए भी आपको लेक्चर 1 में जाना पड़ेगा, वहाँ पे क्वेश्चंस भी थे एसोसिएटिव लॉ के, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। ए इनवर्स ए हमेशा आइडेंटी मैट्रिक्स होता है, बना आई इंटू एक्स, और इधर आ गया ए इनवर्स बी। आप ज़रा गौर कीजिए, तो आइडेंटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो, उसमें कोई चाहिए नहीं आता। आइडेंटी मैट्रिक्स अगर आए जो है एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर एक्स रह जाएगा और एक्स आ जाएगा ए इनवर्स बी। यूँ बेटे आपने एक्स मैट्रिक्स इसलिए देखे ना, मैंने यही लिखी थी कोई, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो असल में ये इस सिंप्लीफिकेशन से आती है, लेकिन मैट्रिक्स से आपसे ज़ुबानी याद किए हुए हैं कि जब भी ए एक्स इज इक्वल टू बी आता है मैट्रिक्स से, आप लिखते हैं जी फ़ौरन एक्स को अलग करते हैं, तो ये ए उधर जाके ए इनवर्स बन जाता है। आप इस तरह याद करते हैं। चलें, याद रखा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन जो असल हैपनिंग है, जो असल रीजनिंग है, वो भी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आप डेफिनेटली देखें तो ये क्वेश्चन आपसे कह रही है कि एक्स मिल सकता है, यानी एक्स हमारे अननोन्स थे। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे अननोन्स मिल सकते हैं अगर राइट साइड पे दो चीज़ें पुट की जाएं, एक ए का इन्वर्स, दूसरा बी मैट्रिक्स। तो देखा जाए तो बी मैट्रिक्स तो है हमारे पास, बी मैट्रिक्स की वैल्यू तो है हमारे पास। क्या नहीं है हमारे पास? पहली हमारी अननोन एक्टिविटी ये होनी चाहिए, पहला स्टेप ये क्वेश्चन का होना चाहिए कि हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। देखें, ए इन्वर्स का फार्मूला लिखा है मैंने, जैसे मैंने बताया था कि इन्वर्जन मेथड में इन्वर्स लिया जाता है, और वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब है इसके इन्वर्स तब आएगा जब आपको ए का डिटर्मिनेंट भी पता हो और ए का एडजॉइंट भी। पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ए मैट्रिक्स आपके सामने है। जब बार्स लगाएंगे इस तरफ, तो उधर भी बार्स आ जाएंगी। जब बार्स लेफ्ट साइड पे लगाएंगे तो राइट साइड पे भी, तो यहाँ ए का डिटर्मिनेंट, तो इधर भी जो जहाँ मैट्रिक्स था वहाँ पे वर्टिकल स्ट्रोक्स यानी बार्स आ जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि वहाँ बार्स आ गई हैं, और आपने इसको एक्सपेंड किया है बेटा, पहले 1 से, फिर -(-2) से, फिर +1 से। आप जानते हैं किस तरह से डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन की जाती है। अपनी डिटर्मिनेंट की 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आप लेक्चर को यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो आपको चाहिए पहले 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के कम से कम आ जाएं, तो आपको देखें ये एक्सपेंशन में हेल्प मिल जाएगी। अब देखें, सबसे पहले 1 लेते हैं, 1 इंटू -1 होता है जी, और -2 बीच में माइनस लेते हैं ना फार्मूला का, माइनस इंटू -2 बनना था -1 -2, वो बना हुआ है -1 +2। इसी तरह से माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ तो +2 आ गया, 3 -1 ज़र -3 हो गया, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो क्या कर देता है 0। उसके बाद +1 एज इट इज़ आया हुआ है, 3 1 ज़र 3 -0 आया हुआ है, आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। और ये 1 इंटू 1 आ जाएगा, 2 इंटू आपके पास नेक्स्ट -3 आ रहा है, ये देखें 2, ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं -0 होने की, सो 2 इंटू -3 एंड 1 इंटू 3 आया हुआ है। बेटा 1 1 ज़र 1 होता है, 2 -3 ज़र -6 होता है, और 1 3 ज़र 3, सो ये 4 -6 बनेगा बेटा। अगर प्लस वालों को प्लस कर लें तो 4 -6 कितना होता है -2। ये जैसे भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहें कर सकते हैं। बहरहाल नॉन ज़ीरो वैल्यू आई है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है बेटा, ये लिख लेना चाहिए। चूँकि देखें, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो ये फार्मूला क्या बनता? ये फार्मूला बनता ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/0 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और आपको पता है 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड होता है। समझ आ रही है? इस अनडिफाइंड होने की वजह से हमारा इन्वर्स आ ही नहीं सकना और एग्जिस्ट ही नहीं करना, डिफाइन ही नहीं रहना, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करना। लेकिन अब तो नॉन ज़ीरो है ना, और नॉन ज़ीरो नंबर से डिवीजन की जा सकती है, इसलिए हम आगे चल सकते हैं और हम लिखते हैं ए इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, वरना यही कह देंगे कि सिस्टम यूनिक सोल्यूशन नहीं रखता। फिर क्या होता जी, सिस्टम यूनिक सोल्यूशन ना रखता तो आइदर सिस्टम इन्फिनिट सोल्यूशन रखेगा या फिर सिस्टम नो सोल्यूशन रखेगा। वो बात किया, लेकिन इन सवालों में उसने ऐसा एक भी नहीं दिया जिसमें ऐसा हो रहा हो कि वो मतलब कि यूनिक सोल्यूशन ना रखे। इसने यूनिक सोल्यूशन वाले सवाल ही सारे, यानी जिनमें डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जिनमें डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। इसके बाद आप आते हैं जी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स की तरफ। आपको याद होगा कि आप ईच एंट्री को उसके कोफैक्टर से बदल देते हैं, वो भी आपको पूरा मेथड बताया हुआ है।
और ये कहाँ हुआ था ये सारा काम? ये सारा काम बेटे हुआ था, हमने किया था ये एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन में, जहाँ में हमने ए इनवर्स फाइंड आउट किया था, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया था। आप उस क्वेश्चन में जाइए, वहाँ जाके देखिए सारे का सारा मेथड जो मैं इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल वही है, रिपीट किया है बेटे मैंने 4.2 में, आप देख सकते हैं। तो बहरहाल मैंने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनाने का तरीका ये बताया था, फिर बता देता हूँ कि आप ईच एंट्री को उसके कोफैक्टर से बदलते हैं। अब और फिर ये कैसे कोफैक्टर, ये असल में ये वैल्यू कैपिटल A11 की है, कैपिटल A11 की ये वैल्यू है, ये वाला डिटर्मिनेंट जो है। अब कैपिटल A11 क्या होता है? -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। अब -1 की पावर 1 + 1 तो 2 है, और 2 इवन नंबर है, और इवन नंबर पे ये बाहर +1 रहना है, सो सिर्फ M11 बच जाना है, यानी माइनर लेना है, इसलिए जस्ट माइनर लिया हुआ, वो भी पॉजिटिव साइन से। देखिए बाहर पॉजिटिव साइन आ गया ना, प्लस का M11, लिहाजा ये पॉजिटिव है। और M11 माइनर ऑफ A11 है, और माइनर मिलता है रो और कॉलम डिलीट करके A11 की, चूंकि 11 है तो पहली रो और पहले कॉलम की आपने पहली रो को भी डिलीट कर देना है, फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर देना है, जो बाकी बचता है उसका डिटर्मिनेंट लेना है, चूंकि माइनर एक डिटर्मिनेंट को कहते हैं, माइनर का मतलब एक डिटर्मिनेंट है। समझ आ रही है मेरा बेटा? तो आपने A11 की रो और कॉलम डिलीट करके डिटर्मिनेंट ले लेना है, वो बनती है एंट्रीज 1 - 2 1 - 1, और यही एंट्रीज आपको नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट आप क्या करते हैं जी? नेक्स्ट आप माइनस का साइन लेते हैं, चूंकि असल में ये वैल्यू कैपिटल A12 की है, और कैपिटल A12 लेते हुए -1 की पावर 1 + 2 आता है। 1 + 2 से क्या हो जाता है जी? 1 + 2 से हो जाता है जनाब 3, 1 + 2 3 और साथ M12 आएगा। M12 तो हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे A12 की रो और कॉलम डिलीट करके, लेकिन ये बाहर 3 बनता है ना बेटा, -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर से माइनस आना है, तो माइनस का साइन M12 आएगा, इसलिए माइनस का साइन आ जाता है यहाँ पे। मैंने हालांकि ये चीज़ें पहले भी बताई थी। तो इन शॉर्ट मैंने ये बताया था कि पहला पॉजिटिव, अगला नेगेटिव, ये आप लगाते जाएं, बाहर पॉजिटिव साइन, अगला पॉजिटिव तो फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब प्लस बेशक ना लगाएं, मैं सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, माइनस ज़रूर लगाना है आपने, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव से शुरू करना है और पॉजिटिव पे ख़त्म हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स आपने पहले ब्लैंक लगा लें, मैंने कहा था इस तरह से आप ब्लैंक डिटर्मिनेंट्स लगाने हैं आपने, हर रो में 3 डिटर्मिनेंट्स लगाने हैं, हर रो में 3, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं ना आपके मैट्रिक्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 डिटर्मिनेंट्स होंगे। और डिटर्मिनेंट्स कैसे फिल होने हैं? तो जैसे आप इस पोजीशन पे गए हैं ना बेटा, मैं बड़ी आसान बात करता हूँ, तो ये पोजीशन 2 की थी, तो आप 2 की रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। देखें -2 है ना यहाँ पे, सॉरी, -2 की रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, क्योंकि आप किस पोजीशन पे पहुँच गए थे। देखिए ये वाला डिटर्मिनेंट बता रहा हूँ, माइनस साइन तो मैंने कहा आप याद करके लगा सकते हैं, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह करके कह रहा था। और ये डिटर्मिनेंट कैसे फिल हुआ? आप -2 की रो और कॉलम डिलीट करके देख लें, आपके पास बचेगा 3 - 2 0 - 1, आप देख सकते हैं 3 - 2 0 - 1 ही आ रहा है बीच में। फिर आप इस पोजीशन पे लिखना चाहते हैं, ये वाला बाद में लिखें, ये वाला अंदर वाला हिस्सा, ये कहाँ से आया हुआ है अंदर वाला हिस्सा बताता हूँ, इस 1 की, चूंकि ये 1 की पोजीशन पे लिखा हुआ है, आपने इसका कोफैक्टर लिख रहे हैं, इस 1 का कोफैक्टर लिख रहे हैं यहाँ पे, सो 1 की रो और कॉलम डिलीट होगी बेटे जस्ट। और अगर आप 1 की रो और कॉलम डिलीट करें तो क्या आता है, देखें ज़रा, हम करके देख लेते हैं। ये वो 1 है ना बेटा जिसका कोफैक्टर लिख रहे हैं, तो आता है 3101, तो क्या ऐसा ही नहीं आ रहा 3101? नेक्स्ट फिर इसकी इस 3 की आपने रो और कॉलम डिलीट करनी है यूं इस पोजीशन के लिए, तो आपके पास -2 1 और 1 - 1 बनता है, आप देख सकते हैं। सो एक एक करके आप सारा देख लें, जैसे स्टार्टअप दिया है ना बेटे, सारा कुछ यही होना है जो मैंने बात बताई है, आप बड़ी आसानी से मेरा ख्याल है समझ सकते हैं, इस बात को देख सकते हैं। मैंने बड़ा आसान तरीका बताया था और कहा था कि विद इन फ्यू लाइन्स आपका कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाता है, जो कि पूरे पेज पे, मैंने कहा था करने वाला काम ये पूरे पेज पे है। इसमें आपको एक थोड़ा सिंक्रोनाइज हो जाएगा, एक थोड़ी सी स्पेस पे आपका ये सारा काम यहाँ पे आ जाएगा। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आपने फाइंड आउट यहाँ पे कर लेना है भाई, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने हैं ना, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 आता है, बीच में माइनस फार्मूला का लेते हैं, लेकिन माइनस के बाद -2 आ रहा है तो वो हो जाएगा +2, तो आया -1 + 2। इस तरह इस डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड कर लिया, बाहर माइनस एज इट इज़ लगाया है,
बाहर वाला माइनस वैसे का वैसा, अंदर आ रहा है -3, 3 माइनस 1 ज़र -3 और -2 इंटू 0 0। इस तरह 3 1 ज़र 3 और 1 0 ज़र 0, ये 3 माइनस 0 हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज एज इट इज, माइनस एज इट इज, माइनस एज इट इज, -2 इंटू -1 प्लस 2 और 1 1 ज़र 1 और बीच में माइनस फार्मूला का। इस तरह से ये तो बन रहा है -1 -0, इसके बाहर कोई साइन नहीं था माइनस का, इसलिए नहीं नज़र आ रहा। और इसमें माइनस का था तो लगाना है ना बेटा, आपने माइनस का साइन लगाएं और फिर इसे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें। 1 1 ज़र 1 -2 0 ज़र 0। इसी तरह से आप आगे चलेंगे, ये आ जाएगा +4 -1 आ जाएगा ना ये। नेक्स्ट वन माइनस एज इट इज़, -2 -3 और यहाँ पे बेटा 1 1 ज़र 1 और 1 -6 से +6 हो गया। और इन्हें सॉल्व किया हुआ -1 +2 +1 होता है। ये अंदर से -3 बना लेकिन बाहर भी माइनस था, +3 हो गया। 3 -0 3 होता है। लाइकवाइज यहाँ 2 -1 1 और बाहर माइनस था, -1 बना। ये भी -1 बना नेक्स्ट वन, और ये भी बाहर माइनस है, अंदर ब्रैकेट का आंसर 1 है तो -1, बाहर माइनस था ना। 4 -1 3 -5 बनता है, अंदर से -5, बाहर भी माइनस है, माइनस इंटू -5 बन गया ना। और माइनस इंटू -5 क्या होता है, +5। एंड द नेक्स्ट वन इज 1 + 6 is 7। तो ये मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स है जिसका आप ट्रांसपोज लेते हैं तो मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए। 2 स्टेप है बेटा, एडजॉइंट के बेटे 2 स्टेप आपको सिखाए थे। एक स्टेप क्या बताया था आपने, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स डेवलप करना है, समझ आ रही है। उसके बाद आपने एडजॉइंट ले लेना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एडजॉइंट। तो इसका ट्रांसपोज, सॉरी आपने ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट मिलेगा। अच्छा, तो क्या मतलब ये कि आप इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। 1 3 3 को कॉलम की शक्ल दे दें। आप देखें तो कॉलम की शक्ल दी हुई है। -1 -1 -1 तो रो थी आपकी, उसको भी आपने कॉलम की शक्ल दी हुई है। और 3 5 7 रो थी ना बेटा, आपने उसको कॉलम की शक्ल दी हुई है। तो क्या मिला है, एडजॉइंट ऑफ ए। बड़ी आसानी से बेटे मिल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। जब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आपने ठीक फाइंड किए हो तो एडजॉइंट में भी कोई गलती नहीं होती। वरना अगर आपने एक भी डिटर्मिनेंट कहीं गलत कर दिया, कोफैक्टर्स वाले डिटर्मिनेंट जो लगाए थे अंदर, आपने एक मिस्टेक से भी ये गलत हो जाता है जी। और अननोन्स की वैल्यूज जो हैं उनमें एक वैल्यू गलत होने से जो है ना आपका सारे ही आंसर्स पे गड़बड़ पे आ जाती है। ये नहीं हो सकता है कि आपके एक्स वाई जेड जो हैं वो सारे ही डिस्टर्ब हो जाएं। तो बहरहाल जी आप आपने वापस जाना है। इनवर्स आपने लिखा था 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो -2 था, और एडजॉइंट ऑफ ए ये कॉपी करके लिखा हुआ है बेटे। ये जो एडजॉइंट लेके आए हैं वो आपने एडजॉइंट की जगह लगा दी है। 1 -1 देखें ना, 1 -1 3 ये वही लिखा हुआ है, 1 -1 3 एंड सो ऑन अप टू 7 तक आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि आप लिखते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो देखें आपने वापस 1 इक्वेशन में चले गए हैं जहाँ पे हमने लिखा था x इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी हुई है। आप वीडियो में वापस जा सकते हैं। ए इनवर्स बी मैं बता देता हूँ। तो ए इनवर्स की यही वैल्यू आप अच्छा यहाँ सोच रहे होंगे कि 1/-2 तो अंदर स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन मैंने इसे 1/-2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा, आप सोचेंगे कि क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया तो मैं चाहता हूँ फ्रैक्शंस ना बने। देखिए फ्रैक्शंस बन गई तो आपको जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस की करनी पड़नी थी यहाँ, और जगह जगह पे यहाँ पे एलसीएम लेने पड़ने थे आपको यहाँ पे। तो आपको एलसीएम से छुटकारा दिया और उस फ्रैक्शनल नंबर को 1/-2 को बाहर ही रहने दें। ए इनवर्स की वैल्यू पूरी पुट की हुई है, और साथ किसकी वैल्यू पुट की हुई है, देखें बी की। देखें एक्स की जगह पे क्या लिखा है, एक्स वाई जेड, ये हमारा एक्स यही था अननोन्स वाला मैट्रिक्स। ए इनवर्स अभी अभी फाइंड किया है, तो ए इनवर्स की राइट साइड पे जो वैल्यू है वही लगाई गई है। ए इनवर्स की राइट साइड देख लें क्या ए इनवर्स की वैल्यू है। तो ए इनवर्स की वैल्यू वाज़े तौर पे नज़र आ रही है 1/-2, ये वाली वैल्यू बेटे मैंने ए इनवर्स की जगह लगाई। और आगे बी था ना, तो बी की जगह बी की वैल्यू पुट की हुई आपको नज़र आएगी। पहले आपने ये मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। तो 1 × 1 -1 1 -1 ज़र -1 -1 इंटू +4 -4 3 × 1 +3। इसी तरह से आपने बेटा सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर थर्ड रो को भी इसी कॉलम से ये किया हुआ है। और देखिए 1/-2 एज इट इज़ ये आ रहा है जी -5 + 3 यानी -2। ये आ रहा है -7 + 5 यानी -2। ये आ रहा है जी -7 + 7 यानी कैंसिल हो जाएगा 0। अब बाहर क्या था 1/-2, तो वो हर एक के नीचे आ जाएगा -2/-2 -2/-2 एंड 0/-2। तो वो ये तो बेटा +1 + 1 और 0 वैल्यूज़ आ जाएंगी।
तो x किसको फेस कर रहा है आपका? x फेस कर रहा है 1 को। y किसको फेस कर रहा है? तो गौर से देखें, y फेस भी कर रहा है 1 को, और z के सामने कौन है? z के सामने 0 आ गया है। इसका मतलब ये x y z की वैल्यूज हैं, इन्हें सोल्यूशन सेट में लिख देना है, और यूं ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले पार्ट में बेटे जस्ट उसने वेरिएबल्स को चेंज करके x y z की बजाय x1 x2 और x3 ले लिया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वेरिएबल चाहे x y z में लें या x1 x2 x3 में, एक ही बात है बेटे, ठीक है। आप वेरिएबल्स x y z की जगह पे x1 x2 x3 लिख देंगे। बस ये याद रखें कि आपके वेरिएबल्स अब x y z नहीं हैं, x1 x2 x3 हैं। ये भी लीनियर इक्वेशंस हैं, प्रीवियस मैंने लेक्चर में भी बताया। तो या तो आपके वेरिएबल्स x y z ले रहा है इन क्वेश्चंस में, या वेरिएबल्स ले रहा है x1 x2 x3। याद रहेगी बात, यही दो ही ऑप्शन है, और कोई नहीं बेटा दे रहा वो किसी तरह का सिस्टम इनके अलावा, इन वेरिएबल्स के अलावा और किसी वेरिएबल में नहीं लिख रहा। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। वो कोएफिशिएंट्स देखें, 2 1, ये 1 है ना जी, 2 1 3 2 1 3, 1 है बेटा x1 का कोएफिशिएंट, 1 3 माइनस 2, 1 3 माइनस 2, जरा गौर कीजिए। एंड द नेक्स्ट वन इज माइनस 3 माइनस 1 2, माइनस 3 माइनस 1 और 2, और अननोन्स वाले मैट्रिक्स को x1 x2 x3 या वेरिएबल्स ये चल रहे हैं आपके, इनको आपने कॉलम की शक्ल देनी है, और राइट साइड 3 0 4 को भी कॉलम की फॉर्म में लिख देना है। ये मैट्रिक्स फॉर्म है जिसमें a ये है, x आपका ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला सारा मैट्रिक्स x है, और ये b जो मैट्रिक्स है वो ये वाला मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स b है। लो जी, ये बात सारी कर दी हमने। तो हमें इन्वर्जन मेथड चूँकि लेना है तो इन्वर्स लेना है, और ax इज इक्वल टू b से हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। इसके लिए आपको a इन्वर्स की ज़रूरत पेश आ जाएगी, जिसका ये फार्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और a इन्वर्स के लिए आपको डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों फाइंड करने बेहद ज़रूरी हैं। इसलिए आपने सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, एक्सपैंड किया तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट का आया है 36, जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। और आप मैट्रिक्स का को फैक्टर्स लेंगे, ईच एंट्री को देख सकते हैं उसके को फैक्टर से बदल दिया गया है, और पहले की तरह जैसे समझाया था इसके रिजल्ट्स देखेंगे। जल्दी जल्दी से मैंने कहा वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जानी है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में बताने हैं, तो आपके पास उसी तरह से मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स एंड पे डिसाइड हो जाएगा, आ जाएगा। तो आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है, जैसे ही इसका ट्रांसपोज लेंगे आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो देखें, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, हमें एडजॉइंट मिला हुआ है, तो ये रो पकड़ के 4 4 8 का कॉलम बना दिया है। इस तरह अदर भी आपके पास कॉलम बन चुके हैं और एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। एडजॉइंट की वैल्यू आपने देखें ए इनवर्स वाली इक्वेशन में पुट करनी है। ए इनवर्स आपने जो सपोज किया था क्या था जी, आपने कहा था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये देखें ये इक्वेशन लिखी हुई है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अब आपके पास ना सिर्फ डिटर्मिनेंट कितना आया है 36, और एडजॉइंट की ये वैल्यू उठा के यहाँ लिख देनी है, और ए इनवर्स की भी वैल्यू आपने वापस ले जानी है फर्स्ट इक्वेशन में। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी थी, और जहाँ x है वहाँ पे x1 x2 x3 लिखिए। चूँकि इस बार x आपका याद से वहाँ देख के लिखिएगा, x1 x2 x3 है। x y z बात को यहाँ बच्चे फ़ौरन लिख देते हैं जो उन्हें याद ज़ुबानी होता है, x y z नहीं देखना। अब सिस्टम में x1 x2 x3 है तो वो देखें। अच्छा, उसके बाद आपने ए इनवर्स की पूरी वैल्यू 1 ओवर 36 समेत ये पूरी वैल्यू लिख दी मैंने, और बी मैट्रिक्स की जगह पे मैंने बी मैट्रिक्स पुट किया। पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन कर ली है, और बाद में मैंने कहा 1/36 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा टू अवॉइड द फ्रैक्शंस, कि पहले ही हम फ्रैक्शंस बना के बैठ जाएं, तो फिर उससे मैंने कहा एलसीएम लेने पड़ते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे उम्मीद है। और -32/36 आ जाएगा, 40/36 आ जाएगा, और 44/36 आ जाएगा। 1/36 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसे कट किया है बेटा 4 के टेबल में देखें तो 4 9s are 36 और 4 8s are 32, और आपके पास एक कैलकुलेटर में बटन होता है C/D, आमतौर पे फ्रैक्शन या A/B लिखा होता है उस पर, आप देखें उस पर बटन पे ये लिखा होता है, आप उसे यूज़ करें। आप उसमें लिखें 32 ओवर, तो आपको वो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन दे देता है, -8/9 की फॉर्म में। कैलकुलेटर भी ये मेरा मतलब है, आपको जो कट करना पड़ता है ना, ये काम आपको बेटा कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का फंक्शन होता है, आप फ्रैक्शन का फंक्शन यूज़ करके किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फाइनली वैल्यूज़ x1 x2 x3 आ जाएंगी, उनको आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। लाइक इज़ द केस विद द थर्ड पार्ट, सिस्टम दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात भी है जिसकी वजह से मैं इसे लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट कहता हूँ इनमें से।
थोड़ा सा बेहतर सवाल। किस हवाले से बेहतर है? इस हवाले से बेहतर है कि यह मिसिंग करके वेरिएबल्स की लिख रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो आप ये देखें कि फर्स्ट आपकी इक्वेशन क्या है भाई। फर्स्ट इक्वेशन आपकी लिखी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें क्या मिसिंग है? यहाँ पे z होना था y के बाद, जो नहीं आ रहा। यानी अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखूं तो ये बनेगी x प्लस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 2। द नेक्स्ट वन विल बी 2x प्लस 0y। इसमें अब y नहीं है। और आप याद रखें x वाली टर्म, y वाली टर्म, z वाली टर्म, ये इस तरह आपने चलाना है। माइनस z इज इक्वल टू 1 एंड द लास्ट वन इज 0x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -1। ये लास्ट वाली इक्वेशन में देखें, x वाली टर्म को नहीं थी यहाँ पे। अब आप यहाँ से देख लें, चाहे राइट से देख लें, चाहे सिस्टम से देख लें, कोफिशिएंट्स बने 1 1 1 1 0 1 1 0। तो देखें 1 1 0 आ रही हैं एंट्रीज। द नेक्स्ट वन इज 2 0 -1 2 0 -1 आपको नजर आएंगी नेक्स्ट वाली एंट्रीज। नेक्स्ट आ रही हैं 0 2 -3 0 2 -3 आपको नजर आ रही हैं नेक्स्ट वाली एंट्रीज। और आप वेरिएबल्स क्या चल रहे हैं बेटा? सिस्टम में जाके देखें तो x y z, x वेरिएबल, y वेरिएबल, z वेरिएबल। सो आपने अगला कॉलम जो बनाना है वो अननोन्स का यानी x y z का कॉलम बनाना है। और राइट साइड एंट्रीज क्या है? 2 1 -1। सो 2 1 -1। ये आपके पास सारी बात वाजे करके लिख दी मैंने, समझा दी आपको एक एक चीज़। मेरा ख्याल है आप मेरी बातें अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे बातों को, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन समझ आएगी। किसी अकेडमी में शायद जाने की जरूरत पेश ना आए। देखें, बहरहाल देखें, नेक्स्ट है आपके पास कि ये मैट्रिक्स ए कह दिया गया है आपको पहले की तरह। इसी अननोन्स वाले को एक्स कह दिया है और राइट साइड वाले एंट्रीज को बी मैट्रिक्स कहा है आपने। इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो मैंने बता दी बात, एक्स हम देखते हैं यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू बी हो, तो एक्स लेते हैं ए इनवर्स बी। इसमें आपको ए इनवर्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। लिहाजा सबसे पहले ए इनवर्स, तो बी की वैल्यू तो मौजूद है ना बेटा, बी मैट्रिक्स तो ये पड़ा हुआ है, ये वाला मैट्रिक्स बी था। आपके पास जो नहीं है वो ए इनवर्स नहीं है। सबसे पहले ए इनवर्स इसलिए फाइंड करते हैं, और ए इनवर्स का फार्मूला 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, जिसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, साफ नज़र आ रहा है। एक ए का डिटर्मिनेंट, दूसरा ए का एडजॉइंट। ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं, चूँकि बड़ा शॉर्टली आ जाता है, जल्दी आ जाता है। आखिरी एंट्री वैसे भी इसकी ज़ीरो है, ज़ीरो से खुलने वाला ज़ीरो होगा, इसलिए इसके बाद वो जो डिटर्मिनेंट लिखते हैं वैसे आमतौर पर हम लिखते हैं, लेकिन मैं नहीं लिखता आमतौर पे। जब बाहर जीरो देखें तो अगर मैं डिटर्मिनेंट लिख भी दूं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा तो सही सारी बात है, लेकिन वो डिटर्मिनेंट बाहर क्या है? जीरो। तो जीरो से जब भी जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही आएगा ना। इसलिए ऐसे सवालों में जिनमें एंट्री जीरो हो उनके साथ डिटर्मिनेंट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट इसका जीरो ही हो जाना होता है, इसलिए नहीं लगाते। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया है, रिजल्ट 8 आया है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो पे इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स पॉसिबल होता है, और आप आगे बढ़ते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो फिर आप इन्वर्स ले सकते हैं। और इन्वर्स ले सकते हैं तो आप दो चीज़ें फाइंड करेंगे, पहले कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। ये बिल्कुल पहले की तरह बेटा, आपने मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स लेना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है फ़ौरन ही। एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाता है तो फिर ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाती है, चूँकि ए इनवर्स की वैल्यू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट 8 आया ना अभी आपके पास, और एडजॉइंट की वैल्यू वो लगा दी आपने, और वापस ले जाएंगे आप x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में वैल्यूज़ अपनी ले जाएंगे। चूँकि इन्वर्जन मेथड ले रहे हैं तो इन्वर्स देखें बहुत ज़रूरी है, इन्वर्स फाइंड करके ही चल रहे हैं आगे, और इन्वर्स की मदद से सोल्यूशन ले रहे हैं एक्चुअली हम। तो देखें आपने इसे एज इट इज़ सिंप्लीफाई किया। देखें 1 ओवर 8 अंदर जाके एंड पे ईच एंट्री से जब, तो 8/8 बनेगा बेटे। 8/8 कितना होता है? 1, फिर 8/8 और 8/8 बनेगा, सो 1 1 1 हो जाएंगे। और इस तरह से x भी 1, y भी 1 और z भी 1 आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं x y z की ये वैल्यूज़ हैं, सोल्यूशन सेट आ जाता है। अच्छा, एक बात और बता दूँ आपको ना, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, अचानक माइंड में बात आ गई तो बता देता हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो पता नहीं लगता कि शायद कहीं गलती ना हो गई हो, ये अक्सर वहम रहता है, एक दिल में शक सा चुभा रहता है। एग्ज़ाम में बैठे हैं आप और आपको पता है कि इसी पे डिपेंड करना है कि मार्क्स पूरे मिलने हैं या पता नहीं ज़ीरो ना कहीं हो जाए या 2-3 ना कहीं मिले, कि अगर हो सकता है कि कोई मिस्टेक ना हो गई हो, तो आप चेक कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को। मिसाल के तौर पे
आप किसी भी क्वेश्चन में, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा, आप अपनी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। क्या सोल्यूशन मिला है आपको? x की वैल्यू 1 मिली है, y की वैल्यू भी 1 मिली है और z की वैल्यू भी 1 मिली है। आप किसी भी एक इक्वेशन में या सारी इक्वेशंस में इवन चेक कर लें, ये सारी इक्वेशंस ट्रू होनी चाहिए, यानी ये वैल्यूज़ तब ठीक हैं अगर ये आपके सिस्टम को सेटिस्फाई करें। क्या मतलब? आए देखते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z तो चलो यहाँ है ही नहीं ना, यहाँ देखें, इस इक्वेशन को देखें, पुट करके देखते हैं, x को भी 1 और y को भी 1, चूंकि इसमें x y तो है ना, तो आ जाएगा 1 + 1 = 2। उधर क्या था? 2, आपने 2 का 2 लिखना है, जो का 2 लिखना है, और ये आ जाएगा बेटा 1 + 1 भी तो 2 ही होता है ना, 2 = 2, ट्रू आया, सेटिस्फाई हो गई, आपकी फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड है। इसी तरह यहाँ x को 1 पुट करें, z को भी 1 पुट करें, तो 2 - 1 1 ही आता है, y को 1 पुट करें, z को भी 1 पुट करें, तो 2 - 3 आता है, 2 1 2 - 3 1 3, 2 - 3 कितना होता है? -1। आपकी सारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हैं, ये बात मैंने आपको चेक करके बता दी है। तो अब आप आगे चल सकते हैं, और आगे चलते हुए आपने देखना है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा तरीका है असल में, जिसकी मदद से आप सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। वंस अगेन वी आर टू सॉल्व द सिस्टम, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस टू एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म में भी आपने कन्वर्ट करना है एंड द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, आपने दोनों में जाना है, एचेलॉन में भी जाना है और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में भी जाना है। तो देखें, पहले हम जाएंगे, जारी बात है जिस तरह से वो उसकी तरतीब है। सबसे पहले ये कह रहा है रिड्यूसिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात ये है, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है, चूंकि ये बहुत सारे सवाल दिए हैं ना, इसलिए उसने कहा इन सबको इकट्ठा करके कहा मैट्रिसेस, चूंकि आप एक से तो एक मैट्रिक्स बनता है ना, एक मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स बनता है। मैं आपको बताऊंगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले सुन लें होता क्या है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे मैं आपको बना के दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो होता है कि आप लेफ्ट साइड कोएफिशिएंट्स जो लेते हैं ना, ए मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ से, उसके साथ अगर बी वाली एंट्रीज कंबाइन कर दें, भाई लेफ्ट साइड वाले कोएफिशिएंट्स और राइट साइड वाली एंट्रीज अगर एक ही मैट्रिक्स में लिख दी जाएं, कंबाइन करके लिख दी जाएं, इकट्ठी करके लिख दी जाएं, तो उसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और इसकी नोटेशन होती है ए बी। अब ए बी क्यों है? ए बी इसलिए मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की नोटेशन लिखी हुई है मैंने कि ए होता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, ए यहाँ से आता है, लेफ्ट साइड से आता है, आपको बताया है। देखे ना, मैंने कहा था लेफ्ट साइड के साथ राइट साइड एंट्रीज शामिल करनी है, आपने कहा था ना। तो आपको पता है लेफ्ट साइड वाली एंट्रीज से ए आता है, इस मैट्रिक्स से ए आता है, और इन एंट्रीज को हम बी मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं, और इनकी एंट्रीज को स्मॉल बी से। सो ये जो छोटा सा बी लिखा होता है साथ, इसका मतलब है ए के साथ ये बी वाला मैट्रिक्स कंबाइंड है। ए एंड बी कंबाइंड टुगेदर, लेफ्ट साइड वाले कोएफिशिएंट्स, राइट साइड वाले एंट्रीज, राइट साइड एंट्रीज कंबाइंड टुगेदर टू गिव ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, टू गिव, दे आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो बहरहाल बीच में पार्टीशन कर लेनी है ताकि नजर आता रहे कि इस तरफ हमारा ए है और ये वाला मैट्रिक्स कैपिटल बी है, ये राइट साइड पे बेटा कैपिटल बी की एंट्रीज चल रही हैं, ये वाली, और ये ए की। याद रखेंगे इस बात को। उसके बाद आपने सबसे पहले कह रहा था एचेलॉन फॉर्म बनाए। एचेलॉन फॉर्म कैसे बनती है भाई? ये फॉर्म तब बनती है, आपको याद होगा प्रीवियस में जहां मैंने रैंक फाइंड करके दिया था वहां बात बताई है। प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है एक्सरसाइज के सॉल्व, वहाँ रैंक फाइंड किया था एचेलॉन फॉर्म की मदद से। तो अब हम दोबारा से बनाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं इसे इस फॉर्म में लेके जाएं। तो आपको याद होगा A111 होना चाहिए और इस कॉलम के नीचे वाले एंट्री 0 होने चाहिए। तो बाई चांस आप देखें तो A11 ऑलरेडी 1 है। प्लीज़ इन बातों को वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने कहा कि रैंक वाले क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, लेकिन चले अगर आप वहाँ नहीं भी जाते या आप यहीं से लेक्चर में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, मैं बता देता हूँ। देखें, दोबारा देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एचेलॉन फॉर्म के लिए स्टेप्स भी वहाँ बना के दिए हैं, इसलिए बार बार इसरार कर रहा हूँ कि एक दफ़ा पहले सारी बातें बता चुका हूँ। तो बहरहाल A111 होना चाहिए इस फॉर्म के लिए, वो 1 है और वो तो 1 है, लेकिन नीचे वाले एंट्रीज जो हैं उसके 0 बनाने हैं। तो 2 और 5 को कैसे 0 बना सकते हैं? किसी एंट्री को 0 बनाने का वहाँ मैंने मेथड दिया था, इसलिए इसरार कर रहा हूँ। भाई जिस एंट्री को 0 बनाना हो उसका रो नंबर यानी वो कहाँ पे प्रेजेंट है, R2 में प्रेजेंट है तो आप R2 पहले लिखेंगे। वो एंट्री 2 है जिसे 0 करना चाहते हैं तो आप उसका साइन चेंज करेंगे -2 और देखेंगे इसके वर्सेस 1 कहाँ आ रहा है, किस रो में आ रहा है, तो 1 R1 में आ रहा है, सो लिखेंगे -2 R1। ये पहला फार्मूला प्रिपेयर हो गया जिससे 2 0 हो जाएगा, इस 2 की जगह पे 0 आ जाएगा। इस सारी बात से
और अगली बात क्या है, इससे अगली बात ये है कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि आपने इस एंट्री को भी तो जीरो करना था ना। अब ये कहाँ पे है, ये तो R3 में है और ये एंट्री 5 है, तो आप इसका एडिटिव इन्वर्स यानी साइन चेंज करते हैं, तो R3 माइनस 5 टाइम्स R1, चूंकि 1 R1 में मौजूद है इसलिए फार्मूला बना। और ये करके बेटा ये ऑपरेशन अगर इस पे किया जाए, इस पूरे मैट्रिक्स पे ये रो ऑपरेशंस किए जाएं तो ये बनता है। इसका ये मतलब होता है जी, बाय से, बाय बाद में लिखा हुआ है, यानी कि कैसे आया, ये लिखने का मतलब है ये मैट्रिक्स कैसे आया, तो बाय से मुराद है इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स इन ऑपरेशंस की मदद से आया, इन रो ऑपरेशंस की मदद से आया। अच्छा क्या किया हुआ है, वापस जाते हैं, R2 माइनस 2 R1, तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 यानी 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 तो 0 होता है जी। 2 टाइम्स R1 किया हुआ है ना, इस रो पूरी को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ इस वक्त 4 है, सो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1 करके देख लें, यहाँ इस वक्त -4 है, सो 1 माइनस -4 1 प्लस 4 5 होता है, यहाँ इसमें इस वक्त -2 है 2 से मल्टीप्लाई करके, और 1 माइनस -2 1 प्लस 2 वो 3 होता है। इस तरह 5 से एक बार मल्टीप्लाई करना है आपने इसको। अब आपने 5 से माइंड में रखना है कि आपने 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है फर्स्ट रो को, मैं ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए शायद आसानी हो जाती हो इस बात से। 5 से जब मैं फर्स्ट रो की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा, इन सारे एंट्रीज़ को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ -10 आ जाएगा और यहाँ -5 आ जाएगा। अब आप माइनस कर रहे हैं बीच में देखें तो देखिए 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 क्या हो गया 0, 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 कितना होता है -6, लिख के देखते जाइए या समझ जाइए माइंड में, बड़ी आसान कैलकुलेशन है। -3 माइनस -10 -3 प्लस 10, -3 माइनस -10 का मतलब है -3 प्लस 10 और बेटा उससे आता है 7, और आप देखें तो आगे लिखा हुआ है 7। और आगे चलिए तो देखिए -5 था यहाँ, 1 माइनस -5 1 प्लस 5 होता है और वो 6 आ जाएगा। तो क्या आप मुझे ये बताएं कि A111 था और उसके नीचे वाले एंट्री 0 हो चुके हैं सारे, तो आपका फर्स्ट स्टेप मुबारक को कंप्लीट हो गया है। अब आपने करना क्या है, अब आपने A22 को 1 बनाना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम की एंट्री को 1 बनाना है, जो कि इस वक्त क्या लिखा हुआ है -1। और आपको याद होगा कि हम 1 बनाने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, किसी नंबर की जगह अगर आप 1 लाना चाहते हैं, किसी भी नंबर की जगह पे 1 लाना चाहते हैं तो उस एंट्री को आपने उसी से डिवाइड कर देना है। वो एंट्री क्या है जिसकी जगह 1 लाना चाहते हैं, वो -1 है, तो -1 को -1 से डिवाइड करते हैं और ये R2 में पड़ा हुआ है तो काम R2 पे होगा, सो 1/-1 टाइम्स R2। तो बेटा ना फर्स्ट रो में चेंज लाना है, वो क्या थी 1 2 -2 -1, 1 2 -2 -1, कुछ चेंज देखा आपने, 0 -6 7 6, ये लास्ट रो की बात, थर्ड रो की बात कर रहा हूँ, उसमें भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि काम किस पे होने जा रहा है, सिर्फ R2 पे, सो चेंज भी R2 में आएगी। क्या चेंज, हर टर्म -1 से डिवाइड होगी, 0/-1 0 होता है, -1/-1 करेंगे +1, 5/-1 करेंगे -5 और 3/-1 करके देखें तो -3 आता है। अब आपको याद होगा नीचे वाले एंट्री को 0 करते हैं, ऊपर वालों को तो रिड्यूस में करते हैं, वो बात अगली है, बाद की बात है, बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले बताऊंगा कि ये -6 को अब आपने 0 करना है। -6 कहाँ पे है, पहले लोकेशन बताएं, तो ये R3 में है, और अगर -6 है तो आपने साइन चेंज करके +6 लेना है, तो बना R3 + 6। यहाँ तक बड़ी आसानी से बच्चे पहुँच जाते हैं। उसके बाद देखते हैं 1 कहाँ पे है, तो 1 R2 में है, फार्मूला प्रिपेयर हो गया, ये करना पड़ेगा R3 + 6 टाइम्स R2। जब ये करें बेटा तो यहाँ पे -6 की जगह पे भी 0 आ जाता है, ये भी लिख दिया गया है। अच्छा अब ये एंट्रीज बनेंगे, आप रो ऑपरेशन करके देख सकेंगे। तो अगला काम है, A111 नीचे वाले 0 बन चुके जी, A221 नीचे वाले 0 और A33 भी तो 1 बनाना है ना, चूँकि हर रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इचलॉन फॉर्म में 1 होना चाहिए। सो इसलिए आपने इसे 1 बनाने के लिए आप -23 से डिवाइड करेंगे, -23 से डिवाइड कर दिया गया है और आपके पास ये रिजल्ट्स हैं, 1 आ गया बेटे वहाँ पे। अच्छा अब इस 1 के नीचे तो कुछ है ही नहीं जिसे 0 बनाया जाए, ठीक है ना, हर रो का 1 कहीं जहाँ होता था नीचे वाले 0 बनाते थे, इस 1 था तो नीचे वाला, इस 1 के नीचे नंबर ही कोई नहीं, ना ही कोई रो है ना कोई एंट्री, सो ये स्टॉप हो जाएगा, प्रोसेस यहीं स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप हो जाएगा तो क्या मतलब है, फॉर्म बन गई है इचलॉन। अब आपने करना ये है कि यहाँ से वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखना है, आपको वापस ले जाता हूँ ज़रा, मेरी बात सुने। स्टार्ट में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था तो आप मैट्रिक्स लिखते थे 1 2 -2
और इक्वल वाला ये पार्टीशन की जगह इक्वल समझिए, या इक्वल है असल में, इक्वल टू -1 लिखते थे ना बेटा। ये एंट्रीज ऐसे ही आई हुई है ना, फर्स्ट रो को पढ़ के आई हुई है ना। अब वापस जाएं, ज़रा गौर करें, दोबारा से सिस्टम बनाएं। तो 1x होगा चूंकि वेरिएबल्स x y, 1x + 2y, 1x1 चूंकि सॉरी वेरिएबल्स है, वापस जाके देखें x y z नहीं होंगे, x1 x2 x3 होंगे जो मैंने लिखे हैं। सिस्टम के वेरिएबल्स x1 x2 x3 थे, इसलिए बेटा आपने 1x नहीं 1x1 यानी x1 1x1 + 2x2 - 2x3। देखिए 1x1 + 2x2 - 2x3 = -1। जरा देखिए नेक्स्ट है 0x1 नहीं लिखा हुआ मैंने, +1x2 -5x3 1x2 - 5x3 = इधर क्या है जी, -3। 0x1 आना था, 0x1 0 होता है, +0x2 आना था बेटे, आना तो था 0x1 + 0x2 + 1x3। तो ये जीरोज हैं, इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा आपको, और सिर्फ नज़र आ रहा है x3। भाई x3 कितना आ गया, 1x3 आया 12/23 12/23। अब आप ये देखें, आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं इचेलॉन फॉर्म में जाके। दोबारा से आपकी ये सेकंड इक्वेशन में x3 आ रहा है, और अगर लास्ट में x3 की वैल्यू मौजूद है, अगर ये x3 की वैल्यू रिवर्स सब्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, रिवर्स और बैकवर्ड यानी जाहिर वाला बैकवर्ड नहीं है, आपने इसे रिवर्स में जाना है, प्रीवियस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने को कहते हैं रिवर्स सब्स्टिट्यूशन। आप x3 की वैल्यू यहाँ दे दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x2, और फिर x2 भी आ चुका होगा, मैंने यही किया है, यूजिंग 3 थर्ड वाली वैल्यू को 2 में ले गया हूँ, वापस गया हूँ 2 में, तो x2 का x2 यहाँ देखिएगा, पढ़िएगा, पढ़ते जाइए, -5 का -5, x3 की वैल्यू क्या थी 12/23, उसकी जगह वैल्यू आ गई, इक्वल टू क्या था -3 एज इट इज़। और आप देखें तो 5 12 60/23 हो गया, ये वाला मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, और ये जो माइनस होने वाली टर्म एंड पे राइट पे जाके ऐड होगी, और यही हुआ कि हमें x2 की वैल्यू जो चाहिए, तो इस कोएफिशिएंट को, इस नंबर को, ये लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रैक्शन, इसको राइट पे ले जाएं तो आपके पास एलसीएम लेना पड़ेगा, तो और -9/23 वैल्यू किसकी आ गई, x2 की। अब आप क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि अब आपके पास x2 भी है और x3 भी है, x2 x3 दो वैल्यूज़ हैं, ज़रा गौर तो करें। और आपकी फर्स्ट इक्वेशन में x2 भी पुट होने जा रहा था, x3 भी, और x1 अननोन था, तो x1 अननोन इक्वेशन 1 से लाया जा सकता है, x1 की वैल्यू लाई जा सकती है अगर हम x2 और x3 दोनों वैल्यूज पुट कर दें 1 में। सो इक्वेशन 1 में मैंने वैल्यूज पुट की हैं और वहाँ से x1 अलग किया है, एलसीएम वगैरह लिया है, 19/23 वैल्यू आ गई है, तो सोल्यूशन सेट आ गया है इसका। अब आपने क्या करना है जी, अभी तो एक काम खत्म हुआ है। अच्छा ये भी सुन लें, ये क्वेश्चन किसी एक मेथड से आएगा, यानी या आपसे इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके कहेगा सोल्यूशन लिख दें, लेकिन मोस्टली वो ये नहीं कहता, मोस्टली वो रिड्यूस में मांगता है। याद रखें, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ज़्यादा चांसेस रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म के हैं, बल्कि वो ज़्यादा, मैं कहता हूँ वो ज़्यादा आसान है। आप पता नहीं, आप हैरान हो रहे होंगे कि वो भी पढ़ी भी नहीं, तो कह रहे हैं कि उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखें बात ये है कि इसमें इक्वेशंस हमें वापस में रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करनी पड़ी, जबकि रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में इक्वेशंस बिल्कुल भी आपस में सॉल्व करनी नहीं पड़ती और बड़ी आसानी से हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। वो कैसे, दोबारा देखते हैं। तो अब मैंने हेडिंग लगाई हुई है कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है। किस में रिड्यूस करना है, रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी पहले सिर्फ इचेलॉन फॉर्म थी, अब नाम है रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म। अब उसके अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ता है मैं बता देता हूँ। A111 होना चाहिए, रिमेनिंग ऑल बेटे आप कहेंगे 0। इस तरह A221 होना चाहिए, यहाँ 1 लाएंगे और रिमेनिंग ऑल इन दोनों को 0 कर देंगे, इन दोनों को 0, यहाँ 1 ला के 3 की जगह 1 ला के, और फिर A33 को 1 ला के रिमेनिंग ऑल 0 कर देंगे। ये बात होगी, ये बात मैंने दो लफ्जी बड़ी आराम से, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपने सबसे पहले स्टेप की तरफ आना है, तो A111 ऑलरेडी है, A111 है, ऑलरेडी 1 है, आपको सिर्फ इन 2 और 5 को 0 करना है। तो ये तो इचेलॉन फॉर्म में भी किए थे, ये वही रो ऑपरेशंस हैं, सारी बात एक्सप्लेन्ड है बेटा। A111 और रिमेनिंग ऑल 0 बन गए, अब यहाँ 1 लेके आना है, तो ये रेसिप्रोकल टाइम्स करना पड़ेगा। यहाँ तक भी वही बात है, इचेलॉन में भी ये काम हो चुका है। -1 से आप इस रो को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा, -1 से डिवाइड भी हो गया हुआ है। अब आते हैं कि आपने तो 1 जब बनाना था यहाँ
तो रिमेनिंग एंट्रीज इस कॉलम के ऊपर देखें 2 और नीचे देखें ये रिमेनिंग एंट्रीज हैं इस कॉलम के, इन दोनों को ज़ीरो करना है, 2 को भी और -6 को भी। और 2 कहाँ पे है R1 में, तो यहाँ चेंज आ जाएगा। अब ये इचलॉन यहाँ पे हमने ऊपर वाले को ज़ीरो नहीं किया था, इस 2 को हमने ज़ीरो नहीं, हम सिर्फ नीचे वालों को ज़ीरो कर रहे थे अगर आपको याद हो। अब ऊपर वाले को भी साथ कर रहे हैं, तो 2 काम करने पड़ेंगे, एक R1 पे और दूसरा R3 पे। देखें, और ये सारे एक्सप्लेन हैं रो ऑपरेशंस, मैंने आपको बताया, ज़ीरो बनाने का तरीका भी बताया, उससे ये भी ज़ीरोज़ हो गए हैं। अब आप आते हैं लास्ट की तरफ, तो देखें आप आखिरी स्टेप की तरफ आएँ। आखिरी स्टेप ये है कि A33 को 1 होना चाहिए और रिमेनिंग ऑल इस कॉलम के 0 होने चाहिए। तो पहले 1 तो ले आएँ, A33 को 1 कैसे लाएँ, यहाँ पे तो A33 लिखा हुआ है -23। भाई किसी नंबर की जगह 1 तभी लाया जा सकता है अगर उसको उसी से डिवाइड करें, उसी से डिवाइड करें यानी उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें। रेसिप्रोकल 23 का -23 का 1/-23 होता है, तो 1/-23 से मल्टीप्लाई करना है। आपने थर्ड रो को 1/-23 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, तो आपके पास ये सूरत हाल बनेगी। अब आप देखें तो A331 आ चुका है लेकिन रिमेनिंग एंट्रीज अभी तक 0 नहीं हुए। अब इस तरफ आना है कि आपने इन एंट्रीज को, यानी किस किस को जी, -5 और 8 को आपने 0 करना है। A331 तो बनाना था, A331 बना चुके, उन एंट्रीज को 0 करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो 8 कहाँ पे है, R1 में, और 8 है तो -8, और 1 कहाँ पे है, R3 में, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से -5 को 0 करना है जो कि R2 में है, और -5 है तो +5 लेंगे, और 1 जो है वो देखेंगे तो वो R3 में है, तो यहाँ R3 लिखेंगे। ये रो ऑपरेशंस रिपीटेडली बता चुका हूँ, जैसे ही करेंगे ऐसा काम आप, यहाँ ज़ीरोज़ बन चुके होंगे। जब ज़ीरोज़ बन जाएंगे तो ये रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म है, और रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म अगर आ गई है, ये लिखा भी है मैंने कि ये फॉर्म रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म है, और अगर ये फॉर्म आ गई है तो आप यहाँ से फ़ौरन सोल्यूशन लिखेंगे। 1x1 + 0x2 + 0x3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख रहे हैं। वही बात रिवर्सल कि आप पहले इक्वेशंस के सिस्टम से मैट्रिक्स फॉर्म लेते थे, अब मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशंस का सिस्टम बना रहे हैं। तो 1x1 + 0x2 + 0x3 यानी कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पार्टीशन की जगह इक्वल आ जाएगा। इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या जी, 19/23। तो x1 आपका 19/23, 0x1 + x2 1x2 यानी x2 आपका ये, और 0x3 से 0 आना है, कुछ ज़रूरत नहीं लिखने की। तो x1 आपका 19/23, x2 आपका -9/23, ये देखें, और 0x1 + 0x2 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1x3, और वो किसके इक्वल, 12/23, तो 1x3 आपका 12/23 आ जाएगा। देखा है इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई, और सोल्यूशन सेट लिख दी है। सेम इज़ द केस विद द सेकंड पार्ट एंड विद द थर्ड पार्ट। आपको मैं ये स्लोली स्क्रॉल अप डाउन कर देता हूँ, आप देखेंगे तो आप इन चीज़ों को आसानी से देख लीजिएगा। अगर आप सॉल्व करते हुए चलें, आपको नोट्स चाहिए होते हैं, तो ये नोट्स आपके सामने मौजूद हैं, इन सॉल्यूशंस को आपने लेना है, और बेटा एज इट इज़ आपके रिजल्ट्स इनके मुताबिक होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे चाहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है गॉस जॉर्डन मेथड। बेटा गॉसियन एलिमिनेशन में और गॉस जॉर्डन में आपके पास फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, याद रखिएगा, कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हम एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सिस्टम को, किस में, एचलॉन फॉर्म में, और गॉस जॉर्डन में रिड्यूस्ड एचलॉन में, जो अभी हमने दोनों फॉर्म्स की हैं, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन एक फ़र्क है, यहाँ आ गया होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस से तो वाकिफ़ हैं, ये होमोजीनियस क्या है? तो बेटा जब भी सारी राइट साइड ज़ीरो हों तो ऐसे सिस्टम को होमोजीनियस कहते हैं। तो इसका मतलब है पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो आपके पास राइट साइड्स पे सारे एंट्री ज़ीरो नहीं थे। देखें ना, आप सारे क्वेश्चंस प्रीवियस जाके देखिएगा, सारे के सारे राइट साइड एंट्री ज़ीरो नहीं थे, लेकिन अब आने शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, ये सारे होमोजीनियस सिस्टम्स हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पता चला लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दो तरह का होता है। एक, ये बातें एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं, और आपको पता है मेरी आदत है मैं साथ एमसीक्यूज़ भी बताता हूँ। तो लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम्स कितनी टाइप के आपने पढ़ लिए? 2 टाइप्स के। एक वो जिनकी राइट साइड पे ऑल एंट्री ज़ीरो होती हैं, इन्हें होमोजीनियस कहते हैं,
और जिनमें इनमें एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो हो, कोई एक बेटा दो ज़ीरो हो सकते हैं, हो सकता है एक नॉन ज़ीरो हो, एक भी अगर नॉन ज़ीरो नज़र आ गई ना राइट साइड एंट्री, तो आपने इसे नॉन होमोजीनियस कहना है। होमोजीनियस उसी सूरत में कहना है जब सब के सब ज़ीरो हों, जब सारे ज़ीरो हों तभी आपने इसे होमोजीनियस सिस्टम कहना है। तो ये होमोजीनियस सिस्टम है, इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि राइट साइड एंट्री ज़ीरो है, लेकिन लिख लिया जाए तो अच्छा है, मैं कहता हूँ। और मैं रिकमेंड करता हूँ, बास का कुछ ऑथर्स जो हैं वो राइट साइड ज़ीरो हैं, चूँकि ज़ीरोज़ अगर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो भी जाएंगे तो आना तो ज़ीरो ही है ना, लास्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आना, आहर तक आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसीलिए बास ऑथर्स इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ एक नई बात क्यों करें, हम इससे पहले भी तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना सीख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हर बार एक नई बात करने की बजाय मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से ही बात शुरू की है, चाहे होमोजीनियस सिस्टम है या नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। और ये आपका होमोजीनियस सिस्टम है ना, आपके पास ये होमोजीनियस सिस्टम है, लेकिन शुरू बात मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से की है। तो 1 4 1 4 -2, ये देखें 1 4 -2, और राइट साइड वाले एंट्री 0 0 0 भी आए हुए हैं, बाकी कोफिशिएंट्स भी आए हुए हैं, 2 1 5 2 1 5 5 2 8 5 2 8। बहरहाल जी आपके सामने सारी बात आ गई है। इसके बाद आपने रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और ऐसा काम करना है, क्योंकि मैंने कहा ये गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है, इसमें हम सिर्फ इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और गॉस जॉर्डन में गॉस जॉर्डन ये मेथड रिड्यूस्ड के लिए है, समझ आ रही है जी। चलें, बहरहाल हम गॉसियन एलिमिनेशन करते हैं जी। तो मैंने पहले बार बता रहा हूँ आपको कि इचेलॉन फॉर्म बनानी है तो आपको क्या करना है, आपको A1 के लिए A11 होना चाहिए आपके पास, वो 1 ऑलरेडी है, आपने सिर्फ इन 2 और 5 को 0 करना है। 2 R2 में था, 2 वो तो -2 लेते हैं, और 1 कहाँ पे है, R1 में, तो फार्मूला प्रिपेयर हो गया। 5 R3 में था, R3 लिखेंगे, 5 एंट्री 5 है तो -5 लेंगे, और 1 R1 में है तो ये फार्मूला प्रिपेयर हो गया जी, -5 टाइम्स R1। ये काम करेंगे जब आप, तो यहाँ ज़ीरोज़ ऑलरेडी बन चुके हैं, देखें ये काम करके ही बने हैं ना मेरा बेटा, इस मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशंस किए हैं, तो ये काम हो गया जी कि A111 और इसके नीचे वाले मैं कहूँगा, चूँकि आप इचेलॉन बना रहे हैं, रिड्यूस्ड इचेलॉन नहीं बना रहे हैं। अब यहाँ बनने के बाद हमें ये चाहिए कि A221 बन जाए, जो कि इस वक्त -7 है, तो -7 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बातें बार होती जा रही हैं, वहाँ पे देखें तो सेकंड रो पे काम हो रहा है ना, सिर्फ सेकंड रो पे आप ईच एंट्री 0 ओवर -7 0, -7 ओवर -7 +1, 9 ओवर -7 यानी -9 ओवर 7, और 0 ओवर -7 यानी 0। ना पहली रो चेंज की है ना आखिरी रो चेंज की है, आप देख सकते हैं पहली रो भी वहीं पे है, लास्ट रो भी वहीं पे है। बातें बड़ी सादा और आसान है मेरे बेटे, अगर समझ जाएँ तो। लास्ट में देखें तो आप, सॉरी सेकंड लास्ट है ये भी, कि इस 1 के नीचे वाले एंट्रीज को 0 करना है। एक ही एंट्री है -18, ये कहाँ पे है, R3 में है, तो R3 पे काम करना है, -18 है तो +18 लेना है, और 1 कहाँ पे है, 1 R2 में है, तो फार्मूला तैयार हो जाता है R3 + 18 टाइम्स R2, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे वहाँ 0 आ जाएगा जो आप चाहते थे। अब देखें अब तक क्या हो चुका, A111 नीचे वाले 0, A221 नीचे वाले 0, और अब A33 को 1 बनाना है बेटा। हर डायगोनल एंट्री बेटे 1 बनाते हैं, याद रखें, याद रहेगी बात मेरी। तो खैर अब आप यहाँ 1 लाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ 1 लाने के लिए आपने इसको क्या करेंगे जी, इसको डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 ओवर 36 इसका रेसिप्रोकल बनता है, आप देख सकते हैं 1 आ जाएगा, और इसके साथ ही इचेलॉन फॉर्म तैयार हो गई है। और जैसे ही आप दोबारा से सिस्टम लिखेंगे बेटा, और हाँ एक बात और मैंने यहाँ लिखी है कि यहाँ रैंक कितना है। रैंक मैंने आपको पहले भी बताया था, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ को कहते हैं, चूँकि इचेलॉन फॉर्म में हम नॉन ज़ीरो रोज़ गिन लेते हैं, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो। 0 रो तो वो होती है जिसकी ऑल एंट्री 0 हों, तो यहाँ तो 1 मौजूद है ना, या तो 1 भी 0 हो जाता। तो रैंक 3 आया है, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है, चूँकि वो भी 3 है ना। वेरिएबल्स क्या हैं, x y और z। कितने हैं x y z वेरिएबल्स की तादाद गिनिए, तो तादाद यानी नंबर ऑफ, इनकी तादाद, इनका नंबर भी 3 है, इनकी तादाद भी 3 है, और रैंक भी 3 है। ये कंडीशन MCQs में आ जाती है। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं सिस्टम ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है। सिस्टम, चूँकि होमोजीनियस सिस्टम आपका 2 तरह का सोल्यूशन रखेगा,
अगर आपके पास कोई होमोजीनियस सिस्टम आ जाए तो सोल्यूशन के एतबार से उसकी दो टाइप्स हैं। होमोजीनियस सिस्टम आइदर ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है या फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है। याद रखेंगे इस बात को। ट्रिवियल सोल्यूशन की पहचान रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के रैंक ऑफ ए का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अननोन्स के बराबर होता है। वो अननोन्स 3 ही होते हैं, हमारे सवालों में 3 है, तो आप इस तरह याद कर लें, रैंक अगर 3 के इक्वल हो तो फिर ट्रिवियल सोल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल का जब रैंक जो होगा ए का रैंक ऑफ ए लेस देन 3 हो बेटा, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्चुअली बात, क्योंकि हमारे इन सवालों में 3 ही वेरिएबल चल रहे हैं, तो आप आसानी के लिए याद रख सकते हैं आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं इसको, कि अगर रैंक 3 आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, चूंकि मैंने यहाँ पे से ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर तो ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर 3 से लेस आए तो फिर नॉन ट्रिवियल। दूसरे लफ्ज़ों में हम डिटर्मिनेंट से भी फैसला कर सकते थे। भला कैसे? हमारे पास यहाँ से मैट्रिक्स ए डिराइव किया जा सकता है बेटे, ये कोएफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स जो है ना, यहाँ से ए मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। ये कोएफिशिएंट्स इकट्ठे करके ना 1 4 -2, पता है ना आपको, पहले भी बनाते आ रहे हैं। ए मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट लें, अगर आप इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और रिजल्ट आपका 0 नहीं आता तो सोल्यूशन ट्रिवियल होगा। ये दूसरा तरीका है बेटे, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और या तो रैंक से हेल्प लेते हैं या डिटर्मिनेंट से हेल्प लेते हैं। मैंने रैंक से हेल्प इस क्वेश्चन में ली है। और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो सोल्यूशन कैसा होगा? याद रखिए, नॉन ट्रिवियल। ये दूसरा तरीका भी है, यानी ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल सीखना हो या सोचना, पूछा जा रहा हो कि सिस्टम ट्रिवियल सोल्यूशन रख रहा है या नॉन ट्रिवियल, तो आप डिटर्मिनेंट से भी डिसाइड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट लेना तो कितना आसान काम है, मैंने इतने सारे रो ऑपरेशंस किए हुए हैं और क्यों किए हैं। तो देखें, आपसे वो कह रहा था कि आपने गाउसियन एलिमिनेशन मेथड से चलना है, यानी एचेलॉन फॉर्म बनानी है, तो आप डिटर्मिनेंट ले ही नहीं सकते इस सवाल में। मैंने आपको वैसे एक्स्ट्रा बताया है कि कहीं एमसीक्यूज में पूछ ले आपसे, तो आप डिटर्मिनेंट जल्दी डिसाइड करवा देता है बेटे। इतने सारे रो ऑपरेशंस की बजाय डिटर्मिनेंट से आपको आसानी से पता लग जाता है कि सोल्यूशन ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल। बल्कि हमने वो सोल्यूशन बताना भी है, चूँकि सवाल में वापस जाएँ तो वो आपसे कह रहे हैं सॉल्व द सिस्टम। देखें, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सॉल्व द सिस्टम। सॉल्व द सिस्टम से मुराद है आपने ना सिर्फ ये बताना है कि ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है, दो बातें बेटा। एक तो आपने ये बताना है कि सोल्यूशन ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है, दूसरा वो सोल्यूशन बताना भी तो है ना, वो सॉल्व का मतलब वो वेरिएबल्स की वैल्यूज बतानी भी तो है ना। तो आपको देखें दोहरा फ़ायदा मिलेगा ना इस मेथड में जाने का। देखें, इसे एक तो सोल्यूशन नज़र आ रहा है 1x + 2y - 2z, दोबारा से इक्वेशंस इज इक्वल टू 0, ये देखें बन रही है इक्वेशन। नेक्स्ट बन रही है 0x + 1y - 9/7z इज इक्वल टू 0। आप देखें, और 0x + 0y लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 1z इज इक्वल टू 0, यानी 1z यानी z इज इक्वल टू 0 आ गया है। और आपको याद होगा, अगर आपके पास रिवर्स थे इचलॉन फॉर्म जब भी बनाते हैं ना, आपको रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, याद रखिएगा। अगर आप रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्या मतलब, ये वैल्यू z की वापस ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं वापस? प्रीवियस इक्वेशन में। कौन सी? सेकंड इक्वेशन में z को 0, यहाँ z नज़र आ रहा है, z को 0 लिखने से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, y भी 0 आ जाएगा बदले में। आप देखें, करके दिखाया हुआ है मैंने। और अब आपके पास z भी आ गया और y भी आ गया, और हमें x चाहिए, चूँकि x y z पूरे करने हैं ना हमने। y और z तो आ गया, पीछे बचा x कैसे आ सकता है? फर्स्ट इक्वेशन में चले जाए ना आप, वहाँ y और z की वैल्यूज पुट कर दें, आपको x मिल जाएगा, और x की वैल्यू भी 0। तो देखें, ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। एमसीक्यूज में एक और बात आती है, कहता है व्हाट इज ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ट्रिवियल सोल्यूशन ये होता है व्हेन ऑल द वेरिएबल्स हैव वैल्यूज 0 0 0। सिस्टम के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो 0 0 0 हों। सिस्टम्स के वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स x होता है बेटा, याद रखें। तो मैं क्या दूसरे लफ्ज़ों में लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो x मैट्रिक्स है ना, x वो नल मैट्रिक्स हो। देखिए, x में होते थे ना, याद करें, x होता था x y z, अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले आप लिख रहे थे अननोन्स वाला मैट्रिक्स। अगर ये नल मैट्रिक्स है, O है, तो ये ऑल वेरिएबल्स क्या वैल्यू रखेंगे? 0 0 0। नल मैट्रिक्स के ऑल मेंबर 0 होते हैं। अगर x इज इक्वल टू O है, तो याद रखें ट्रिवियल सोल्यूशन में सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू O। ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है? x इज इक्वल टू O। और नॉन ट्रिवियल आप पूछेंगे तो वो क्या होता है? वो होता है x इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी, यानी आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाते हैं
एक्स इज आर्बिट्रेरी, ये तो एक यूनिक है, बस एक एक वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। एक्स की वैल्यू 0 एक दफ़ा, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0 है। इसे कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, यानी एक ही तो सोल्यूशन आया है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं आए, वन एंड द ओनली वन सोल्यूशन है ये। जबकि आर्बिट्रेरी सोल्यूशन का मतलब होता है, एक्स इज आर्बिट्रेरी का मतलब है कि सोल्यूशन आर्बिट्रेरी, अननोन्स की वैल्यूज इन्फिनिट होंगी बेटे, याद रखें। उसे कहते हैं नॉट यूनिक सोल्यूशन, नॉट यूनिक सोल्यूशन। खैर आपको मैंने बता दी, सारी बातें बता दी, तो आपने सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल उसी तरह से एचलॉन फॉर्म बनानी है, और एचलॉन फॉर्म बनाएंगे तो इसका रैंक लेकिन कितना आ गया, बड़े मज़े की बात देखें। यहाँ पे करते करते देखें, मैं आपको थोड़े स्टेप्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है 1 1 1, रिमेनिंग ऑल 0 बनाने हैं, रिमेनिंग ऑल 0 बना दिए ये रो ऑपरेशंस परफॉर्म करके। अब यहाँ 1 लाना था तो -7 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, दूसरे लफ्ज़ों में। तो -7 का रेसिप्रोकल 1/-7, 1/-7 और 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये बन गया। और आपको पता है A1 1 1 नीचे वाले सारे 0, तो A2 2 1 की नीचे वाला 0 करने लगे थे, करने तो इसे 0 लगे थे, लेकिन बाई चांस ये भी 0 हो गया इसी स्टेप में। तो एक रो सारी 0 हो जाए तो कोई मसला नहीं, एचलॉन फॉर्म में 0 रो आ सकती है बेटा, इसीलिए। और वो बॉटम में, वैसे ही बॉटम में है, हमें आखिरी रो के तौर पे लिखनी होती है, वो ऑलरेडी वहीं पे है, तो ये यहीं से एचलॉन फॉर्म बन जाती है। चूँकि इस रो का तो कोई नॉन ज़ीरो एंट्री है ही नहीं जिसे 1 बनाए, लास्ट रो का तो कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं ना है जिसे 1 बनाया जाए, तो प्रोसेस यहीं स्टॉप कर जाता है, और इसे बोलते हैं एचलॉन फॉर्म, याद रहेगा ना। और इसकी नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी आई हैं, 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, ये तो 0 रो है ना, इसके तो सारे मेंबर्स 0 हैं, लिहाजा नॉन ज़ीरो रोज़ तो 2 रह गई, जो कि लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, चूँकि वेरिएबल्स की तादाद तो 3 है। सो रैंक जब भी लेस देन 2 हो, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो क्या बताया था, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, सिस्टम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा। एंड गिवन बाय 1x + 4y + 2z = 0, ये देखें लिखा हुआ है, यानी x1 x2 x3 है, सॉरी वेरिएबल्स मेरे पास, और 0x1 यानी 0 + 1x2 + 1x3 यानी x2 + x3 = 0, ये वाला = 0 लिखा हुआ है आपने, ये वाला = 0। इससे x2 = -x3 आया बेटे, x3 को दूसरी तरफ ले गए हैं, आपने x2 को उधर ले गए हैं, तो x2 की ये वैल्यू वापस कर दें, जैसा कि आपको बताया था वापस जाना होता है ना रिवर्स सब्स्टिट्यूशन में। तो x1 आ जाएगा 2x3 के इक्वल। अब x3 को अगर हम t सपोज कर लें, तो x1 की वैल्यू, भाई x1 किसके इक्वल था, ऊपर देखें आपने, सबसे पहले x1 किसके इक्वल है, x1 था 2x3, और x3 को मैंने t कहा, इस आखिरी वेरिएबल को t कहा, तो x3 t कहने से x1 की वैल्यू बनी 2t, और यहाँ से देखें तो x2 की वैल्यू बनी -t, x3 को t जो कहा हुआ है और x3 को t लिया हुआ है, फिर t की कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, t इज़ अ रियल नंबर, t कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखें t की कोई एक वैल्यू देने से एक सोल्यूशन आ जाएगा, कोई और t की वैल्यू देंगे, देखिए रियल नंबर्स इन्फिनिट होते हैं, और अगर आप x को वैल्यूज़ देते जाएं, यानी t की वैल्यूज़ पुट करते जाएं, तो यहाँ कोई एक नहीं आएगा बेटे, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। इसे आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है, वेयर टी इज़ कॉल्ड पैरामीटर, याद रखिए, एन आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन, चूँकि इस बार नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉट यूनिक होता है, मैंने कहा था यूनिक नहीं होता, यानी आर्बिट्रेरी होता है, दूसरे लफ्ज़ों में कैसा होता है, आर्बिट्रेरी मीन्स विच कैन एज्यूम एनी वैल्यू, जिसकी कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल हो, यानी कोई सी भी पॉसिबल हो तो कितनी वैल्यूज़ होंगी, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे सिस्टम के, सिस्टम विल हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और ये बात टी से भी वाज़ेह है कि टी कोई रियल नंबर है, और रियल नंबर्स इन्फिनिट होते हैं। अगर आप टी को कोई एक वैल्यू देते हैं तो एक सोल्यूशन, जैसे मैं अगर टी को 1 पुट करता हूँ, लेट्स सपोज, तो x1 की वैल्यू 2 1 ज़र 2, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं टी को -1 लेता हूँ तो एक और सोल्यूशन आ जाएगा, टी की वैल्यू 2 लेता हूँ कोई और आ जाएगा, टी की वैल्यू -2 लेता हूँ कोई और आ जाएगा सोल्यूशन, इस तरह से है। बात समझ आ गई होगी, मैंने बड़ी डिटेल में आपको बता दी कि ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट में भी, अगले पार्ट में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही बातें हो रही हैं, यानी इसका भी नॉन ट्रिवियल, सिर्फ पहले वाले का ट्रिवियल था और अगले 2 पार्ट्स का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। इसके बाद आपके पास आता है जी 7th क्वेश्चन, और इसमें आपको पता है कि शायद ये जो प्रीवियसली तो जो फैसला था स्मार्ट सिलेबस का, उसमें 7 से लेके ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन जो हैं वो मतलब स्किप हो गए थे,
इवन जो मैंने आपको ये जो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड था ये भी स्किप हो गया था। तो ये चांसेस है कि ये मतलब कि इस बात के ग्रेटर के सारा सिलेबस होगा, लेकिन अभी इस बात को डिसाइड नहीं हुआ कि, और मे बी वो बुक में भी कोई छोटी मोटी चेंज ला सकता है। तो यानी जो चीज़ें कुछ स्किप करके ले आई जाएं, मे बी ऐसा हो जाए, लेकिन चांसेस इसके रेयर हैं। ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि यही हमारी बुक है और इसी के ऊपर हमने चलना है, इसी पे काम करना है। तो देख लेंगे अगर इन डेज़ में, इन कमिंग डेज़ में ये खबर आ जाती है कि स्मार्ट सिलेबस ही रहेगा, तो फिर ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं, गॉसियन एलिमिनेशन करवाया है, या उसमें जो स्टार्ट में हमने पढ़ा इन्वर्स फाइंड करना बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस भी नहीं था, तो सिर्फ क्रैमर रूल था और आपके पास था इन्वर्जन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना। ये दो ही तरीके थे ना बस। तो बस इसके दो ही यानी क्वेश्चन आप कह लें एक्सरसाइज के मेनली शामिल थे, सेकंड एंड थर्ड। तो बहरहाल जी इनकमिंग डेज ही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।